मेरी शादी को अभी चंद ही दिन रह गए थे। वो मुझसे शादी का शुभ जोड़ा देकर चली गई थी। मैं सहन में बहुत ही खुशी से अपनी चीज़ें देखने लगी, खुश होने लगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी शामत को खुद दावत दे दी। मैं बेहद खुश थी। मेरी सास मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत शादी का सुर्ख जोड़ा लेकर आई थी। कुछ चंद ही तो मेरी शादी में रह गए थे। मेरी मैं बड़ी खुशी खुशी अपने कमरे में गई और दुल्हन का जोड़ा पहन लिया। अपने बालों को भी खोल लिया। अपना सारा सामने लगे ड्रेसिंग में देखने लगी। मेरी दोदिया रंगत पर सुर्ख लिबास बहुत ही जच रहा था। फिर मैंने सबने सामने रखी सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर अपने खुले हसीन बालों को आगे किया, अपने हाथों पर सुर्ख चूड़ियाँ पहनी और अपनी उरूसी दुपट्टा भी अपने सर पर ओढ़ लिया और अपने बेड पर बैठकर घूंघट निकालने लगी। बस ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिश हर लड़की रखती है। ये शायद बाबा घर पर नहीं थे। मुझे लगा मैं अकेली हूँ, इसलिए मैंने अपना उर्सी लिबास पहन लिया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस जानकर के वजूद को मैंने फरामोश कर दिया था, वे मेरा क्या हर्षर कर सकता था। ऐसे ही उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। वे रीछ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें उस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत मुझे देखकर सुर्ख हो रही थी। मुझे यूँ सुर्ख लिबास में देखकर वे बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। मैं तो अपनी कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि जब वे मुझ पर झपट पड़ा। एक चीख मेरे मुंह से बरामद हुई और उस रीछ ने मेरे कपड़े। मैं 12 साल की थी जब बाबा एक रीछ को लेकर घर आए थे। मेरे बाबा पहले बदर का तमाशा लोगों को दिखाते थे, यही मेरे बाप की कमाई का जरिया था। लेकिन अभी चंद दिन पहले मेरे प्यारे से बंदर मर गया था। मैं बहुत रोई थी। उसके मरने पर 3 दिन मुझे उस बंदर की जुदाई में बुखार चढ़ा था। माँ मेरी मुझे मिन्नत करके खाना खिला रही थी जब बाबा घर में रीछ को लेकर आए थे। सिया रंग वाला मोटे भद्दे बेढंगे वजूद का वे बिना किस्म की रीछ देखकर मैं तो डरकर माँ के पीछे छुप गई थी। वे भी मुझे ही देख रहा था। यूट्यूब बिना आंखें झपकाए मेरी माँ कहने लगी, कमाल है, ये किसे उठा लाए है? तू तो बंदर लेने गया था। उस भारी भरकम वजूद वाले रीछ को देखकर माँ भी कुछ घबरा गई थी। जो कद काठ में अगर खड़ा हो जाता तो बाबा से भी बड़ा लगता था। बाबा कहने लगे कि आजकल लोग बंदर का तमाशा इतने शौक से नहीं देखते जितना रीछ का देखते हैं। फिर ये मुझे सस्ता मिल गया है और पहले से कतब भी सीखा हुआ है। मुझे इस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बाबा की बात पर माँ हैरान हुई। कहने लगी, इसके मालिक ने इतना सस्ता क्यों दे दिया? फिर बाबा कहने लगे कि ये तो मुझे नहीं मालूम, बस कह रहा था कि वैसे तो ये रीछ बहुत ही अच्छा है, लेकिन बस इसमें एक बुराई है। हसीन औरत को सुर्ख रंग में देख लिए तो बदक जाता है। बाबा की ये बात सुनकर मेरी माँ की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, कमाल, फिर तो इसे क्यों उठा लाए हैं आप? अगर ये तमाशे के दरमियान बितक गया तो कौन संभालेगा इसे? मेरी माँ की बात पर बाबा मुतमईन थे। कहने लगे, मेरे पास उसका भी हल है। मैं इसे काला चश्मा पहना दूंगा ताकि इसे हर औरत काली लगे। मेरी माँ इस बात से मुतमईन नहीं हुई थी। कहने लगी, इसे तू घर पर रखेगा, अगर ये हमें नुकसान पहुँचा दे तो माँ का खौफ अपनी जगह बजाय था। बाबा हंसने लगे। कहने लगे, बेफिक्र रह नसीबो, तेरी गहरी तो सवाली रंगत पर ये रीछ आशिक होने वाला नहीं है। ये तो मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तू मुझे मिल गई थी। मेरे बाबा मेरी माँ की रंगत का यूं ही मजाक उड़ाते थे। हालांकि मेरे माँ बाप दोनों ही गहरी रंगत के मालिक थे, लेकिन मैं न जाने किस पर चली गई थी। मेरी रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी। उस वक्त मैं कम उम्र थी, शायद इसलिए मेरे बाप को मेरा ख्याल ही नहीं आया था कि हसीन तो मैं भी हूँ, या शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। जब बाबा उस रीछ को घर के सहन में कतब सिखाते तो वे बहुत ही जल्द बाबा की बात समझकर वैसे ही करने लगता जैसा बाबा उसे कहते। वे बेशक एक जानवर था, लेकिन समझ बूझ अच्छी रखता था। जैसे जैसे वह गुजर गया, मैं उस रीछ से और वे मुझसे मायूस होने लगे। मैंने अपने प्यारे बंदर को खोया था, इसलिए मुझे एक ऐसा ही जानवर चाहिए था, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। कोई बहन भाई था नहीं जिससे जी लगाती। मैं जब 16 साल की हुई तो वे रीछ मेरा इतना आदी हो चुका था कि जब तक मैं उसे अपने हाथ से खाना न खिलाती वे भूखा ही बैठा रहता। माँ बाबा किसी के हाथ से नहीं खाता, लेकिन चंद दिन से मुझे उसकी नज़रें खुद पर ठीक नहीं लग रही थी। जब भी मैं उसे खाना खिलाने जाती वे मेरे बिल्कुल करीब हो जाता। 4 साल से वे मैं हमारे घर पर रह रहा था। तमाशा भी अच्छा दिखाता था। मेरे बाप ने उससे अच्छी खासी कमाई हासिल कर ली थी, लेकिन अब मुझे उसकी नज़रें अजीब सी लगने लगी थी।
वे मुझे किसी बेहुदा मर्द की तरह से सर से पैर तक देखने लगा था। जब तक मैं सहन में काम करती रहती, उसकी नज़रों के हिसार में रहती थी। कभी कभी तो मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद पर चुभती हुई महसूस होने लगती थी। मैं जब उसे देखती तो मैं सोचती कि ये एक तो जानवर है, भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आज जो हरकत उस भालू ने मेरे साथ की थी, मेरा दिल दहल के रह गया था। मैं पहले से बहुत ही खूबसूरत हो चुकी थी। मेरी सुनहरी बाल और अब कमर तक जाने लगे थे। मैं नहाकर अपने बाल सुखा रही थी जब मुझे माँ ने कहा कि इस रीछ के बच्चे ने अच्छे नखरे पाल रखे हैं। कहा भी है कि तुम नहाने गई हो, खाना मेरे हाथ से खा ले। मगर नहीं, मजाल है जो इसने एक निवाला भी मेरे हाथ से खाया हो। अब जा और जाकर खिला उसे खाना। शाम होते ही तेरा बाप आ जाएगा और फिर इसे तमाशे के लिए ले जाएगा। मैं तौलिए से अपने बाल खुशक कर रही थी। माँ की अफरा तफरी मचाने पर मैं खुले बालों से ही बाहर आ गई। उस भालू के लिए एक प्लेट रखी थी, मैंने वे उठाई और भालू के पास चली गई। वे मुझसे नाराज़ था क्योंकि खाना वे मेरे हाथ से ही खाता था, इसलिए रुख मोड़े मुंह फुलाए बैठा था। मुझे पता था कि वह अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। मैंने उसे पुकारा तो उसने ज़ोर नज़रों से मुझे देखा, लेकिन जब मुझे देखा तो आंखें झपकना भूल गया। मैं उसके पास गई, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। वे मुझे बेखुद सा होकर देख रहा था। मैंने उसे हाथ से मछली खिलाई। जब तक वह खाता रहा, मुझे ही देखता रहा। जैसे ही मैं खाली तसला वापस लेकर जाने लगी तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे अपनी जानिब बड़ी ज़ोर से खींचा। अगले ही पल मैं उसके पहलू से जा लगी। वे मुझे अपनी दोनों बाजुओं के हिसार में ले चुका था। मैं तो उसकी इस हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वे बहुत ही नरमी से मेरे बालों को सहला रहा था। मेरा पूरा वजूद करंट की मुझसे काँप रहा था। मैं झट से उससे पीछे हटी थी और वहाँ से वापस बावर्ची खाने में आ गई। चंद लम्हों का खेल था, लेकिन मुझ पर तो जैसे खौफ से लर्ज़ा तारी हो गया था। उस भालू के भद्दे वजूद का लमस और काले बेतहाशा बालों में अपना नाजुक वजूद में झुरझुर सी लेकर रह गई थी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि जिसकी लम्हा भर की रंगत ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया, वो मेरे साथ क्या करने वाला है। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे उस रीछ से खौफ आने लगा था। मैं अब वो खाने का तासला वहीं उसके करीब रखकर वापस चली जाती थी। वे भालू किसी से कुछ नहीं खाता था। अभी तक वे एक बेज़र जानवर की मन्नत 4 साल हमारे घर में रह रहा था। पहल पहल तो बाबा उसे जंजीर से बांधकर सहन में एक कोने में बिठाकर उसकी जंजीर को लोहे के कड़े के साथ ताला लगा देते थे, ताकि वे भागने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। लेकिन जब उस भालू ने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो बाबा ने उसे आज़ाद छोड़ दिया था और अब तक उसने हमें कुछ नहीं कहा था। जहाँ उसकी जगह बनी हुई थी, वे खामोशी से वहीं पर बैठ जाता था। सहन में किचन बना हुआ था और कमरों की खिड़कियाँ दरवाजे भी सहन में ही थे। एक रात मुझे ये लगा कि जैसे मेरे कमरे की खिड़की पर एक काला सा साया है। मैं कमरे में घुप अंधेरा करके सोती थी। गहरी नींद के बावजूद मुझे अपने वजूद पर एक तेज़ी सी महसूस हो रही थी। मेरे अंदर इस कदर बेचैनी सी पैदा हुई कि मेरी आँख खुल गई। जब मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी तो मुझे एक काला साया सा नज़र आने लगा। मैं तो उसे देखकर डर गई थी। उस वक्त हमारे घर पर कौन आ सकता था? कहीं कोई चोर? पहला ख्याल तो मेरा यही आया था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे घर में तो रीछ मौजूद है। कौन होगा जो रीछ के होते हुए हमारे घर में आ सके? लेकिन फिर भी मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा और बड़े एहतियात से कदम उठाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने सहन का जायज़ा लिया तो पूरा सहन खाली था। भालू भी अपनी जगह पर लेटा हुआ था। मुझे लगा ये मेरा वहम है। लेकिन एक ख्याल मुझ पर यह भी गुजरा कि शायद जैसे ही रीछ वे मुझे मेरी खिड़की से देखता है, क्योंकि मैंने जो साया देखा था वह बिल्कुल उस भालू जैसा ही था। मगर मैंने उस ख्याल को झटक दिया। एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, अपने घर के करीब थी, जब हमारे मोहल्ले में एक लोफर से लड़के ने मुझे देखकर सीटी बजाई। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वह मुझे आंखें मारने लगा। ये देखकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया था और मैं गुस्से से नज़र हटाई और तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ गई। लेकिन वह लड़का मुझसे ज़्यादा तेज़ चलता हुआ मेरे पास आ गया और एक कदम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझसे कहने लगा कि जब से उसने मुझे देखा है वह मेरा दीवाना हो गया है, मुझसे मोहब्बत करता है। ये कहते हुए उस बेशरम लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि वे मेरा हाथ छोड़े, क्या ये बदतमीज़ी है? लेकिन उस वक्त मेरी गली सुनसान थी। वहाँ मेरे और उस लड़के के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए वे मेरा हाथ नहीं छोड़ा था
और कहने लगा, तुम मुझसे शादी पर अपनी रजामंदी दे दो, वरना मैं ये कहकर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली थी, इसलिए दीवार से गली साफ नजर आती थी। न जाने कैसे उस रीछ ने ये सब देख लिया और दीवार कूद कर भागता हुआ मेरे पास पहुंच गया। वो लड़का मेरे पास एक रीछ को देखकर डर कर पीछे हट गया, लेकिन उस वक्त उस भालू की आंखें गुस्से से सुर्ख थी। उसने उस लड़के की टांग खींचकर उसे ज़मीन पर गिराया और फिर बड़े ज़ोर से आना अंदाज से उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगा। वे लड़का चीखने चिल्लाने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी तेज धार वाली छुरी से रीछ के हाथों पैरों पर भी वार किए ताकि वे उसे छोड़ दे, लेकिन रीछ पर तो कोई जैसे असर ही नहीं हो रहा था। वो तो उस पर तो पता नहीं काय का जुनून सवार हो चुका था। उस लड़के की चीखी की आवाज़ सुनकर सब लोगों के दरवाजे खुल गए थे। बहुत से मर्द उस भालू से उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुझे ये डर बहुत ही लग रहा था कि कहीं भालू उस लड़के को जान से ही ना मार डाले। मैं आगे बढ़ी। मैंने उससे कहा कि वे इस लड़के को छोड़ दे। मेरे ये कहने की देर थी कि विरीच उस लड़के से पीछे हट गया। मैं उसे अपने साथ लिए घर में आई तो दरवाजे पर मेरी माँ बहुत ही गुस्से में खड़ी थी, शायद शोर सुनकर बाहर आ गई थी। हम घर में दाखिल हुए तो माँ उस भालू पर चीखने चिल्लाने लगी कि उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी उस लड़के पर हमला करने की। अगर वे मर जाता तो केस तो मेरे बाबा पर ही होता। वे भालू चुपचाप सुर्ख आंखें लिए मेरी माँ की डांट सुनता रहा। जब बाबा घर आए तो मोहल्ले वालों ने पहले ही उन्हें भालू की कारस्तानी सुना दी थी। उस लड़के की 2-3 पसलियाँ टूट चुकी थी और वे काफ़ी जख्मी भी था। अब बाबा को मोहल्ले की पुलिस ने आखिरी वार्निंग भी दे दी थी कि अगर इस भालू ने दोबारा किसी को यूँ जख्मी किया तो केस बाबा पर होगा। बाबा बहुत ही गुस्से में थे। बाबा से ने सहन में रखा मोटा डंडा पकड़ा और उस भालू को मारने लगे। मुझे हैरत थी कि वे चुपचाप मेरे बाप की मार खा रहा था, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। मैं उसके सामने आ गई। मैंने बाबा से कहा कि वे पहले ही मेरी बात सुन ले। मैंने उस लड़के की सारी घटिया हरकत बाबा को बता दी। ये सुनकर माँ बाबा चुप हो गए और अंदर कमरे में चले गए। मेरी माँ ने आज उस रीछ को खाना भी नहीं दिया था। मैंने जल्दी से फ्रिज खोला और वह मछली वहाँ से निकाल कर प्लेट में रखी और आखिर उसने मुझे उस लड़के से बचाया था। मुझे तो लगा कि उसने नमक हिलाली निभाई है और पहली बार मैंने उस भालू की आंखों में आंसू बहते हुए देखे थे। पहली बार मुझे उस बेजुबान पर बहुत ही तरस आया था, न जाने क्यों, लेकिन मैंने पहली बार उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। वे अब भी मुझे ये टुक टुक देख रहा था। मैंने अपने हाथों से उसे मछली खिलाई और फिर अचानक से मेरी नज़र उसके काले भद्दे सिया बालों पर वजूद पर पड़ी, जिसमें से खून का रस बह रहा था। मुझे एकदम से याद आया कि उस लड़के के हाथ में तेज धार की छुरी पकड़ी थी। अपने बचाव के लिए उसने रीछ पर उस छुरी से वार किए थे। ये देखकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मैं फौरन से उठी और डेटॉल और ज़ख्मों की दवा लेकर आई। उसके ज़ख्मों को साफ़ किया, उन पर दवा लगाई। ये वे टुक मुझे देख रहा था और उसकी गोल गोल आँखों ने मेरे लिए तशुका था। मैं उसे वापस अपने कमरे में चली गई। रात को सोने के लिए लेटी तो मुझे याद आने लगा कि कैसे उस रीछ ने मेरी बदतमीज़ लड़के से जान छुड़वाई थी। मेरे दिल में उसके लिए एक नरम सा प्यार पैदा हो गया था, लेकिन शायद यही बात मेरे लिए सबसे नुकसान देने वाली थी और मैं भूल गई थी कि वे एक जानवर है। अब मैं उस रीछ का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। माँ की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे बुखार रहने लगा था, इसलिए मैं बाबा के साथ डॉक्टर के पास जाती थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे भी लंबी की रात ही रहती थी, 3-4 घंटे लग जाते थे। एक बार बाबा माँ को सुबह ही डॉक्टर के पास ले गए और मैं उस भालू के घर में अकेले थी। मैं गहरी नींद में सो रही थी। कॉलेज की भी छुट्टियाँ थी, इसलिए मैंने उठने की जहमत नहीं की थी। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मेरी कमर पर मुझे किसी के हाथ का एहसास हुआ। एकदम से मेरी आँख खुली। मैंने पलट कर देखा तो सामने वही रीछ था जो उस वक्त मेरे करीब था। मैं एकदम से पीछे हटी और उठकर बैठ गई। आज तक उस रीछ ने ऐसी जुर्रत नहीं की थी कि मेरे कमरे में घुस आए। उसकी आंखों में उस वक्त मेरे लिए क्या था मैं समझ ही नहीं पाई, लेकिन मुझे उससे खौफ सा महसूस हो रहा था। मैं बेड की दूसरी तरफ से नीचे उतर गई। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में क्यों हो, जाओ बाहर। वे मेरी बात समझता था और इशारे से अपनी बात भी समझा देता था। मेरी बात सुनकर वे कमरे से बाहर नहीं गया, बल्कि मेरे पास आ गया। मेरे पाँव के पास पहुंचकर अपनी ज़ुबान से मेरे पाँव चाटने लगा। मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। वे क्या कर रहा था? वे क्योंकि एक तमाशाई रीछ था, इसलिए अपनी हरकतों से
मुझे अपनी बात समझाना जानता था। मुझे अपने भरे हुए ज़ख्म दिखाने लगा, जैसे मेरा दिल उस शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वे कमरे से बाहर चला गया। मैं उस वक्त अपना सांस रोक के खड़ी थी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकला तो मेरी जान में जान आ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि जैसे ही बाबा आएंगे तो कह दूंगी कि इस रीछ को दोबारा से जंजीर पहना कर जाया करे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उससे पहले ही मुझ पर क़यामत आ पड़ेगी। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा बाप रोए जा रहा था। मैं ये देखकर हैरान और परेशान सी हो गई। मैंने देखा तो माँ बाबा के साथ नहीं थी और मैंने कहा, बाबा माँ कहाँ हैं? उसे अपने हाथ से लेकर क्यों नहीं आए? आप अपने साथ उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? अभी मैं पूछ ही रही थी कि एक एम्बुलेंस वहाँ पर आकर रुक गई। मेरी माँ हॉस्पिटल गई तो अपने पैरों पर गई थी, लेकिन वापस उनका मुर्दा वजूद आया था। डॉक्टर ने मेरी माँ को एक गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके रिएक्शन से वे तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गई थी। ये सुनकर तो मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी। मुझे अपनी माँ का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार बार मुझ पर गशीतारी हो रही थी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरे पापा ही मुझे संभाल रहे थे। हमारा घर तो जैसे माँ के बगैर बिखर सा गया था। इस सदमे के बावजूद भी मुझे अपना घर तो संभालना ही था, इसलिए अब घर पर मैं ही रहती थी। मेरे बाबा भी उदास हो गए थे। वे रीछ भी अपनी जगह चुप बैठा रहता था। बाबा भी अब बीमार रहने लगे थे, इसलिए उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई थी। चंद दिन बाद मुझे एक औरत देखने आई। उसे मैं फ़ौरन से पसंद आ गई थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे पापा ने उस औरत से कहा कि वे मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। वे भी ऐसी ही ख्वाहिश रखती थी कि सामने सहन के कोने में बैठा वे रीछ सारी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। 1 महीने बाद की तारीख तय हो चुकी थी। मेरे बाप के पास जो जमा पूंजी थी वे उसने मेरे दहेज की चीज़ें लाने में लगा दी। मैंने एक बात नोट की थी कि वे रीछ अब ठीक से कुछ भी खा पी नहीं रहा था। अब तो बाबा जब उसे काम के लिए जाने को कहते तो वे नहीं में सिर हिलाने लगता। बाबा उसे घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश करते तो वह अपनी जगह से टस से मस खड़ा नहीं होता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बाबा अब उसे डंडे मार मार कर अपने साथ लेकर जाते थे। न जाने वे क्यों इस कदर परेशान करने लगा था। एक बार बाबा मेरे जहेज का सामान लेने गए तो उस वक्त मैं उस रीछ को उसे खाना ही खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे खाने से मुंह फेर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा मेरे बाबा आ गए होंगे, लेकिन मेरी सास आई थी। मेरी शादी को अब बस चंद ही दिन रह गए थे। वे मुझे शादी का सिर्फ जोड़ा देकर चली गई। मैं सहन में ही बहुत ही खुशी से अपनी चीज़ें देखने लगी, खुश होने लगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैंने अपनी शामत को खुद दावत दे दी। मैं अपने कमरे में गई और लहन का वह सुर्ख जोड़ा पहन लिया। अपने बालों को भी खोल लिया। अपना सराफ सामने लगी ड्रेसिंग में देखने लगी। फिर सामने रखी सुर्ख रंग की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर अपने खुले हसीन बालों को आगे किया। अपने हाथों पर सुर्ख चूड़ियाँ पहनी और अपना उर्सी दुपट्टा भी अपने सर पर ओढ़ लिया और अपने बेड पर बैठकर घूंघट निकालने लगी। बस ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिश हर लड़की रखती है। बाबा घर पर नहीं थे। मुझे लगा मैं अकेली ही हूँ, इसलिए मैंने अपना उर्सी लिबास पहन लिया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस जानवर के वजूद को मैंने फरामोश कर दिया था वे मेरा क्या हश्र कर सकता था। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। वे रीछ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें उस वक्त सुर्ख हो रही थी। मुझे यूँ सुर्ख लिबास में देखकर वे बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा था। मैं तो अभी कुछ समझ ही नहीं पाई थी जब वे मुझ पर झपट पड़ा। एक चीख मेरे मुंह से बरामद हुई। मैं तो उसे खुद से पीछे धकेलने लगी, लेकिन वे कोई इंसान तो था नहीं, और इस इंसान भी जब अपनी हवस पर उतर जाए तो इंसान से जानवर बन जाता है। वे तो सचमुच का जानवर था। सुर्ख रंग में मुझे देखकर वे पागल हो चुका था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उस वक्त मेरी पुकार सुनने वाला शायद कोई नहीं था। ऐसा तसव्वुर भी किसी लड़की के लिए सुहाने रूह होगा, लेकिन जो कुछ मैंने खुद पर जबर किया था, मेरा दम घुट रहा था। मुझे लगा मेरी मौत बाकायदा हो जाएगी, लेकिन मेरे पूरे वजूद में गहरी खर्चे पड़ चुकी थी। मेरा चेहरा बिगड़ गया था। बाल बुरी तरह से बिखर चुके थे। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि लगता था कि अब सांस की डोरी टूट जाएगी। जबकि वे रीछ मुझसे अपनी हवस पूरी करके जा चुका था। मैं इस काबिल भी ना थी कि अपने वजूद को सही कर देती। और मैं जब मेरे बाबा घर में आए तो मेरी हालत देखकर रोने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से दिल से सांस ले रही थी। वे मुझे हॉस्पिटल ले गए। कई दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही और जब से मुझे होश आया मैं चीखने चिल्लाने लगती
कि मुझे उस वहशी जानवर से बचाओ। मुझे खुद से नफरत सी महसूस होने लगी थी। जो कुछ मैंने सहा था कोई लड़की उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे बाप ने उस रीछ को मार मार कर घर से निकाल कर दूर कहीं जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मुझे हर वक्त खौफ आता रहता था। मैं अक्सर रातों को चिल्लाकर उठ बैठती थी। उस वाक़ये को 4 साल बीत चुके हैं। मेरी असलियत जानकर भी मेरी सास ने मेरे ठीक होते ही मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। एजाज बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझसे कभी मेरे माजी का तलक बाक नहीं जिक्र किया। लेकिन अब भी कभी नहीं, कभी मैं नहीं भूलती कि भालू का तमाशा देख लूँ तो मेरी हालत गैर होने लगती है। मैं रोने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ। मेरी रूह पर जो घाव लग चुका है शायद ज़िंदगी भर मैं उसे भुला ना पाऊँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।